Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hifza Arif Hussain, and today my presentation topic is polycystic ovarian syndrome. So polycystic ovarian syndrome is the most common hormonal disorder in females of reproductive age. It is characterized by two or more of the following: number 1, irregular menstrual periods; number 2, hyperandrogenism; number 3, polycystic ovaries. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सबसे पहले जो नॉर्मल ओवरी है उसमें जो है प्री मॉर्डियल फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर मैच्योर फॉलिकल है, फिर उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। लेकिन अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरी की बात करें तो वहाँ प्री मॉर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो है डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो रही है और जो इमेच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं मल्टीपल। अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की तो एपिडेमियोलॉजी में ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है 4 to 80% ऑफ वुमेन को वर्ल्ड वाइड। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी इसका रेशो बहुत ज़्यादा हाई है और ये पाकिस्तान में अबाउट 52% वुमेन को अफेक्ट कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी में इसके जो है वो 4 कॉजेज आते हैं। नंबर 1, एक्सेस इंसुलिन प्रोडक्शन। एक्सेस इंसुलिन प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन एंड्रोजन प्रोडक्शन। उसके बाद जो है वो एक्सेस इंसुलिन का जो लेवल है वो एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन तो कर ही रहा है, तो वो फिर एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन भी एक तरह से कॉज ही है पीसीओएस का। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एंड हेरिडिटी। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास जो है बस की फीचर्स आ रहे होते हैं इस सिंड्रोम के, जिसमें एल्टर्ड गोनेडोट्रोपिन सेक्रेशन, हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्टर्ड गोनेडोट्रोपिन सेक्रेशन एंड हाइपर एंड्रोजनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिन यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है उसकी जो पल्स फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। इस पल्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ये कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पल्सेटाइल रिलीज में कोई इनहेरेंट इफेक्ट आ जाए या फिर लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो बॉडी में। अगर जो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है वो एसोसिएट कर रहा होता है एक्सेलरेटेड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग पल्सेटिलिटी से। फिर हम बात करते हैं चाहे सोर्स उन दोनों में से जो भी हो, लेकिन अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो पल्सेटाइल रिलीज है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो एलएस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी एज कंपेरिजन एफएसएच के, और हमारे बॉडी में जो है वो सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एलएच क्या होगा एफएसएच के मुकाबले में हायर होगा। तो इंक्रीज इन एलएच लेवल लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स बाय ओवरियन थिकर सेल्स ओवरियन में ही पाए जाते हैं जो एंड्रोजन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है एंड्रोजन बढ़ा हुआ है और एफएसएच का लेवल बहुत लो है तो ये क्या करेगा एनओव्यूलेशन कॉज करेगा। अगर यही ओव्यूलेशन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक नहीं हो रही है तो हमारे पास जो मल्टीपल सिस्ट बन जाएंगे ओवरी में और हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है वो रिजल्ट हमें उसका पॉलीसिस्टिक ओवरी हमें मिलेगी। इसके हम बात करते हैं हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड एल्टर्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मैंने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में हाइपर इंसुलिनिया हो जाता है, वो तब होता है जब हमारी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंस कर जाती है। वो जो है वो स्ट्रांगली मैंने पहले भी कॉज में बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांगली जो है वो कोरिलेट कर रही होती है एंड्रोजन एक्सेस के साथ इन पीसीओएस में। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन होता है और जो एलएच होता है वो साइमल्टेनियसली जो है वो सिनर्जिस्टिकली जो है वो वर्क कर रहे होते हैं एंड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद जो है इंसुलिन का एक और वर्क होता है वो क्या होता है कि वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होता है। नहीं, उसकी प्रोडक्शन जो उसका जो सर्कुलेटिंग लेवल्स होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का उसको रिड्यूस कर देता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो बाइंड करती है टेस्टोस्टेरोन को, जिसकी वजह से जो है जब ये जिस इसका लेवल ही रिड्यूस हो जाएगा तो वो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो उसका लेवल क्या हो जाएगा ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनलार्ज पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है। नंबर 2, ओबेसिटी एंड सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हिस्टोटिज्म होता है, इसमें जो है आपके जो है मेल पेट्रन हेयर ग्रोथ होती है फेस पर, बैक पर, चेस्ट पर, लोअर एब्डोमेन पर एंड इनर थाइस पर। और मेल पेट्रन हेयर लॉस होता है एंड एक्एंथोसिस निग्रिकेंस होता है, मतलब कि आपकी बॉडी पर डिफरेंट एरिया पर जो है वो पेचेस पड़ना डार्क पेचेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि नेक पर और अंडर आर्म में।
इसके बाद हम बात करेंगे इनएवुलेशन जो है फेलियर ऑफ द ओवरीज टू रिलीज इन oocyte टू रिलीज एन oocyte। एमेनोरिया हो सकता है, आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंस हो सकती है। ओलिगोमेनोरिया हो सकता है कि 35 डेज अपार्ट जो है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो उससे ग्रेटर उसके जो डेज है वो इंक्रीज हो जाए। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, एक्ने रिलेटेड टू हाइपर एंड्रोजनिज्म होती है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस में हमारे पास जो है अल्ट्रासाउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड के जरिए जो है आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी जो ओवरी में सिस्ट प्रेजेंट है, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हार्मोनल ब्लड टेस्ट की बात करें उसमें हमारे पास जो हाइपर एंड्रोजनिज्म के लिए जो है हम एंड्रोजन लेवल्स को और फ्री एंड्रोजन इंडेक्स को चेक कर रहे होते हैं। अगर हमें फीमेल के जो है वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल को डिटेक्ट करना है तो हम एस्ट्राडायोल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रिनल हार्मोन्स के टेस्ट करा सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर आएगा। गेस्टेशनल डायबिटीज आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये डिसअपियर हो जाती है। मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस हो सकता है जिसमें आपको जो है वो लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियरली इन्फ्लेम्ड हो जाता है बाय फैट, जब आपका लीवर में फैट बिल्डअप हो जाए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारे पास जो एक क्लस्टर ऑफ कंडीशन होती है जिसमें जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड शुगर हाई होता है एंड अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके जो हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो डिजीज होती है उनके रिस्क को बढ़ा देता है। टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, प्री डायबिटीज हो सकती है, स्लीप एपनिया एंड इनफर्टिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, कैंसर ऑफ द यूट्राइन लिनिंग हो सकती है, एंडोमेट्रियल कैंसर। फिर हम बात करें रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर हमारे पास जो है डाइट होते हैं। अगर आपकी डाइट जो है आपकी डाइट में शुगर इंटेक ज़्यादा है और शुगर इंटेक ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। आपको लाइफ स्टाइल हो सकता है, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। ड्रग्स हो सकती है जैसे कि वेलप्रोइक एसिड जो है वो पीसीओएस कॉज कर रही होती है। मेडिकल हिस्ट्री में प्रीमेच्योर एड्रेनल आर्क आता है। प्रीमेच्योर एड्रेनल आर्क में ये होता है कि आपके एक प्यूबर्टी की एज होती है कि मतलब कि आपके जो प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं वो उस एज से पहले ही आना स्टार्ट हो जाए। मदर और सिस्टर विद पीसीओएस हो सकता है। एथनिसिटी मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि मैक्सिकन जो फीमेल्स होती हैं उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है एज कम्पेरिजन कॉकेशियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स हैं। और जो आपकी जो एज होती है 15 to 35 ईयर्स, इसमें भी रिस्क फैक्टर होता है कि आपको पीसीओएस हो सकते हैं। अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारे पास जो है वो जो बेस्ट क्राइटेरिया है, जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैसे जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से अपने पीसीओएस को जो है वो की जो रेट को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डाइट और एक्सरसाइज आती है। ये डाइट और एक्सरसाइज जो है वो दो बेस्ट ऑप्शंस हैं जिससे आप फर्टिलिटी को भी रिस्टोर कर सकते हैं और अपनी जो ओबेसिटी उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फेल्स हो गई हैं ट्रीटमेंट को टू रीच ट्रीटमेंट गोल्स हम फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए आपके हिर्सुटिज्म में आपके डिफरेंट एरियाज पर हेयर्स ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जिसमें हम तो उसे रिमूव करने के लिए हम जो है लेजर हेयर रिमूवल करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, ब्लीचिंग करवा सकते हैं एंड डेपिलेटरी एजेंट्स वैक्सिंग और शेविंग करवा सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल इंडक्शन को ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग बोलते हैं। ये पहले 1990s में जो है वो यूज़ किया जाता था लेकिन उसके बाद उसे डिक्लाइन कर दिया गया क्योंकि जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एजेंट थे वो इक्वली इफेक्टिव थे, इसलिए इसे डिक्लाइन कर दिया गया। फिर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, इसमें हमारे पास जो है क्लोमिफेन, एफ्लॉर्निथीन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हमारे पास क्लोमिफेन, एफ्लॉर्निथीन, मेटफॉर्मिन, सिप्रोटिरोन, एसिडेट या एथिनिल, एस्ट्राडायोल, प्योक्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन, स्पाइरोनोलेक्टोन यूज हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की, हमारे पास एकरबोज, डेजोगेस्ट्रोल, एथेनाइल, एस्ट्राडायोल ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज हो रहे होते हैं। फिनास्टोराइड है, फ्लोटामाइड है, लेट्रोजोल है एंड सिबिट्रामीन है। ये इनकी फार्माकोलॉजिकल चार्ट है जिसमें मैंने ड्रग्स क्लास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है।
अगर हम वो ट्रीटमेंट जो था वो कुछ साल पहले का था, अगर हम करंट ट्रीटमेंट की बात करें उसमें हमारे पास जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड एंटी एट्रोजेंस यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो किप्रोटिडोन एसीटेट, ड्रोस्पिरिनॉन, नॉर्गेस्ट्रीमेड, लिवो नॉर्गेस्ट्रॉल एंड डेजोगेस्ट्रॉल यूज़ हो रहे हैं। और एंटी एट्रोजेंस में हमारे पास जो है वो स्पाइरोलेक्टोन, फ्लूटामाइड एंड फिनिस्टोराइड यूज़ हो रहे हैं। अगर हम इंसुलिन सैनिटाइजर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है मेटफॉर्मिन एंड थायाजोलिडाइनिडायोन्स यूज़ होते हैं, जिसमें पियोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन होते हैं। ओव्यूलेशन इंड्यूसर की बात करें उसमें क्लोमिफेन सिट्रेट और एरोमेटेस इनहिबिटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, और साथ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट भी यूज़ हो रहे होते हैं। ये कुछ इमर्जिंग थेराप्यूटिक्स हैं। इमर्जिंग थेराप्यूटिक्स जो है वो ये उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेटनिस हमारी बॉडी हमारी जो जिन वोमन को पीसीओएस होता है उनमें जो है डिस्लिपिडेमिया देखा जा सकता है, जो एक रिस्क फैक्टर होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। तो स्टेटिन को यूज़ किया जाता है पीसीओएस की वोमेंस में, ताकि हम जो है लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद हमारे पास ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट है। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट जो है वो स्टिमुलेटर होते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज के, पर्टिकुलरली आफ्टर अ मील। इसके एग्जांपल्स हमारे पास जो है लिराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड आ रहे होते हैं। अगर हम इनोसिटोल की बात करें, इनोसिटोल हमारे पास जो है एक कार्बोसाइक्लिक शुगर होती है जो ह्यूमन एंड प्लांट सेल्स में पाई जाती है हाई कंसंट्रेशन में। ये एग्जिस्ट करती है 9 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में। नंबर 1 इसकी जो दो मोस्ट कॉमन फॉर्म है उसमें मायो इनोसिटोल एंड डी कायरो इनोसिटोल है। तो जो मायरो इनोसिटोल है वो प्रिकर्सर होता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का, और जैसे कि आप जानते हैं कि इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है और रेगुलेट कर रहा होता है बहुत सारे हार्मोन्स को, इंक्लूडिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH एंड इंसुलिन। जबकि जो MI बेस्ड सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेशन है वो रेगुलेट कर रही होती है ग्लूकोज को बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और जो सेकेंड आइसोमेरिक फॉर्म है डी कायरो इनोसिटोल, वो जो डिकायरो इनोसिटोल सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेशन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अगर इसके बाद हमारे पास है माइक्रो आरएनए थेरेपी। माइक्रो आरएनए थेरेपी में हमारे पास जो माइक्रो आरएनए होता है वो स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए होता है विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 22 न्यूक्लियोटाइड्स। रिसेंट ईयर्स में ये हमें एक डेटा सजेस्ट करता है कि एबेरेंट माइक्रो आरएनए एक्सप्रेशन जो है वो थीका सेल्स में, जो ओवरी में जो थीका सेल्स होते हैं उसमें देखा गया है। एडिपोज टिश्यू में, फॉलिकुलर फ्लूइड में, क्यूमुलस सेल्स में एंड ग्रेन्युलोसा सेल्स में, सीरम में एंड पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स में, पीसीओएस अफेक्टेड वुमेन के पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स में भी देखा गया है। ये रेगुलेट कर रहा होता है स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस को, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन को, एडिपोजेनेसिस को एंड इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज को। अगर हम बात करें इंटरल्यूकिन 2 थेरेपी की, तो इंटरल्यूकिन 2 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टाइनल इम्यून सेल से, जो क्रूशियल होते हैं इन द रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ होस्ट डिफेंस एज वेल एज इंफ्लेमेटरी डिजीज में। अगर हम रिसेंट स्टडी की बात करें तो ये देखा गया है कि इसका जो पीसीओएस पेशेंट्स होते हैं उनके फॉलिकुलर फ्लूइड में एंड सीरम में IL-22 का लेवल्स क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो अगर हम ये एडमिनिस्टर करते हैं पीसीओएस अफेक्टेड पेशेंट्स को, तो वो इम्प्रूव करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को, ओवरियन डिस्फंक्शन को एंड इनफर्टिलिटी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस की बात करें, गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस जो हमारे पास है, इसमें क्या होता है कि आपके जो माइक्रोबायोटा होते हैं, माइक्रोफ्लोरा होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, उनकी कंपोजिशन में वेरिएशंस आ जाती हैं। तो ये कैसे होता है कि अगर हम पुअर डाइट लेते हैं तो पुअर डाइट लेने की वजह से जो है गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गट म्यूकोसा की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लिपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ब्लैक स्ट्रीम में आ जाते हैं इंटेस्टाइन से, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम एक्टिविटी जो डिस्टर्ब कर देती है, इंसुलिन रिसेप्टर फंक्शन को, एलिवेटेड सीरम इंसुलिन लेवल्स को इंक्रीज कर देती है, प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स को इन द ओवरीज इंटरफेयर करते हैं विद नॉर्मल फॉलिकल फॉर्मेशन के साथ। इसे हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीबायोटिक्स यूज करें और प्रोबायोटिक्स यूज करें। जो प्रीबायोटिक्स हमारे पास जो है
प्रोबायोटिक्स जो है सप्लीमेंट्स हम यूज करेंगे तो वो इम्प्रूव करेगा मेटाबॉलिक प्रोफाइल ऑफ पीसीओएस को। जैसे हमारे पास एल एसिडोफाइलस सप्लीमेंट आता है, एल किसा है, एंड बी बाइफीडम आता है। अगर हम प्रीबायोटिक्स की बात करें तो प्रीबायोटिक्स हमारे पास क्या है, फर्मेंटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, जो होस्ट गट माइक्रोबायोटा होता है उसकी जो एक्टिविटी और कंपोजिशन होती है उसमें एक स्पेसिफिक चेंज लेकर आ रहे होते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीफिनोल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आ रहे होते हैं। इसके बाद फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, इसमें क्या हो रहा है कि हम जो ट्रीटेड हेल्दी पीपल का जो फीकल फ्लूइड होता है उसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं इंटेस्टाइन ऑफ डिजीज पेशेंट्स के, ताकि हम सर्टेन डिजीज को ट्रीट कर सकें बाय रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटेस्टिनल फ्लोरा। मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है उसे हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं पीसीओएस को फिट करने के लिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हमारे पास आ जाता है कि हमें जो ये चेक करना है कि जो स्टेरॉइड अल्ट्रेशन हमारी बॉडी में हो रही है उसका जो है इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स की कंपोजिशन के साथ क्या ताल्लुक है। सेकेंड रिसर्च में ये देखनी पड़ेगी कि जो मेडिसिन है इनकी सिग्निफिकेंस को फाइंड करना होगा। थर्ड ये कि जो गट माइक्रोबायोटा डिस्बाइसिस मैंने बताया जिसमें कि आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा में वेरिएशंस आ जाती है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उसके दरमियान और पीसीओएस के दरमियान क्या इंटरलिंक है। और ये हम फ्यूचर में हम ये जो है देख सकते हैं कि जो गट माइक्रोबायोटा इज अ बायोमार्कर फॉर पीसीओएस के लिए यूज कर रहे होंगे। अगर हम बात करें सेवरल इमर्जिंग थेरेपीज जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए उसे हम डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स ऑफ पीसीओएस। इसके अलावा जो है हम एडिशनल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है कि हम देख सके जो ये इमर्जिंग थेरेप्यूटिक्स जो मैंने आपको बताया, स्टेटिन, लाइक पेप्टाइड 1, ये सब इनके जो पोटेंशियल है उसको चेक कर रहे होंगे कि ये जो है पॉजिटिवली जो है वो पीसीओएस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है कि नहीं। अगर हम फार्मासिस्ट रोल की बात करें तो एज अ फार्मासिस्ट जो है हमें ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी आउटकम्स को चेक करना होता है फॉर पेशेंट विद पीसीओएस को। और हमें ये फॉर साथ साथ फार्मासिस्ट का भी रोल होता है कि वो चेक करें कि मेडिकेशन को जैसे मेटफॉर्मिन को एंड थायाजोलिडाइनिडाइंस को कि वो प्रिस्क्राइब की गई है कि नहीं। थर्ड ये कि फार्मासिस्ट जो है वो काउंसिल कर रहा होता है और एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो है पेशेंट जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो उसे काउंसलिंग करनी चाहिए, एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन की, इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस एंड पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स, जिसमें जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं वो उसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, वेट पेन एंड फ्लूइड रिटेंशन है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट साथ साथ जो इंट्रैक्शन जो है वो बता रहा होता है कि जो सर्टेन एंटीबायोटिक्स है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है तो वो इंट्रैक्शन बता रहा होता है। इन एडिशन फार्मासिस्ट जो है वो ये भी बता रहा फर्दर काउंसलिंग कर रहा होता है डिजीज के बारे में और लॉन्ग काउंसलिंग कर रहा होता है डिजीज के बारे में और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस पे कर रहा होता है और बता रहा होता है कि आपको मेडिसिन जो वो पाबंदी से लेनी है, एडहेरेंस शो करनी है ताकि आप मिनिमाइज कर सके रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, टाइप 2 डायबिटीज को एंड एंडोमेट्रियल कैंसर को। ये सब रेफरेंसेस हैं, ये आर्टिकल्स का एब्स्ट्रैक्ट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।